हाँ जी, कैसे हैं आप? आज हम पढ़ने वाले हैं बेसिक ज्योमेट्री, आधारभूत ज्यामिति। मुझे पता है ज्योमेट्री जो है आपको कठिन लगती है, लेकिन आज के बाद कठिन लगना खत्म हो जाएगा। ठीक है। आज हम बिल्कुल बेसिक चीजें, ज्योमेट्री क्या होती है, आज समझ लो। आज के बाद से ज्योमेट्री में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। अच्छा, इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं बेसिक ज्योमेट्री, आधारभूत ज्यामिति। देखो इधर देखो। बेसिक का मतलब तो पता है, ज्योमेट्री का मतलब समझ लेते हैं। ज्योमेट्री दो वर्ड से मिलकर बना है, एक तो जियो और एक मैट्री। जियो का मतलब होता है अर्थ, एक तरह से फील्ड कह सकते हैं। मैट्री का मतलब होता है मेजरमेंट, माप, भूमि या जमीन या धरती। जियोमेट्री मतलब फील्ड को मापने का एक विज्ञान है, या एक मैथ है, एक तरीका है। बस यही है ज्योमेट्री। अब ज्योमेट्री की शुरुआत जो है सबसे पहले हमारी होती है पॉइंट से। मान लेते हैं ये हमारा फील्ड है पूरा। अब इस फील्ड में क्या है, इस फील्ड में बहुत सारे पॉइंट होंगे, बिंदु होंगे। हम कहीं से भी कोई भी चीज कहीं तक नाप सकते हैं। हो सकता है हम यहाँ से वहां तक नाप लें, तो यहाँ एक जहां से नाप रहे हैं वो पॉइंट है, वो एक तरह का पॉइंट है। तो सबसे पहला पॉइंट इसमें जो आता है, सबसे पहले जो डेफिनेशन आती है वो आती है पॉइंट की। बिंदु। बिंदु क्या है? यही बिंदु है, दिख रहा है, ये बिंदु है। ठीक है। ये भी बिंदु है, बिंदु है। ठीक है। ये पॉइंट है। इनके नाम दे सकते हैं, पॉइंट के नाम हम कैपिटल लेटर से देते हैं। जैसे कि मान लेते हैं पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, कैपिटल लेटर। ठीक है, स्मॉल नहीं। तो ये पॉइंट है। ठीक है। दूसरी बात आती है आपकी लाइन, रेखा। रेखा क्या है? ये रेखा है। कैसे बनी है? ये पॉइंट से मिलके बनी है। हमने एक ही दिशा में पॉइंट ले लिए हैं। अब यहाँ पे क्या है, हर जगह पॉइंट ही तो होंगे, हमारे बिंदु तो होंगे। यहाँ बिंदु है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, इस तरीके से बिंदु 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 और बिंदु से मिलके। कैसे बिंदु है? एक ही दिशा में लिए गए बिंदु हमारे रेखा का निर्माण कर रहे हैं, लाइन बना रहे हैं। नाम कैसे देंगे? रेखा का नाम हम दो पॉइंट से देते हैं। दो पॉइंट से हम नाम देंगे। मान लेते हैं अब इस लाइन पे कई सारे पॉइंट हैं, इतने सारे पॉइंट हम काउंट नहीं कर सकते, इन्फिनिटी पॉइंट है। तो मान लेते हैं दो पॉइंट हमारे, एक पॉइंट मान लेते हैं यहाँ पर है और एक पॉइंट मान लेते हैं यहाँ पर है। मान लेते हैं इस पॉइंट का नाम ए है, इस पॉइंट का नाम बी है। तो हम नाम दे सकते हैं रेखा ए बी, लाइन ए बी। ए बी का मतलब ये है कि ए से बी की तरफ जा रही है, एक ऐसी लाइन जो ए से बी की तरफ जा रही है। ठीक है, या बी से होके गुजर रही है, पास हो रही है। ठीक है। इसको सिंबल भी दे सकते हैं हम, इस तरीके से देते हैं। इसका मतलब ये है। अच्छा, एक चीज है कि लाइन का कोई एंड नहीं होता है, हमें पता है कि लाइन का कोई एंड नहीं होता है, कोई अंत नहीं होता है। लाइन इधर भी चल रही है, कंटिन्यूअसली एक्सटेंडेड है, और लाइन उधर भी एक्सटेंडेड है। वो बात लगेगी कि हमने बनाई है, हम इसको कितना भी लंबा बना सकते हैं। ठीक है। तो लाइन का कोई एंड नहीं है, इसीलिए हम ये सिंबल यूज करेंगे। मतलब ए से, अब दो पॉइंट रास्ते में मिल गए उस लाइन पे, तो हमने नाम दे दिया ए और बी। तो ए बी लाइन हो गई। ए बी, ये एरो दिखा रहा है कि ए की तरफ भी लाइन जा रही है एक्सटेंडली, और बी की तरफ भी एक्सटेंड हो रही है हमारी। ठीक है, कोई एंड नहीं है। तो इस तरीके से हम लाइन का कॉन्सेप्ट समझते हैं। लाइन हमेशा सीधी होती है, स्ट्रेट होती है। ध्यान रखना, लाइन कभी टेढ़ी नहीं होती है, आड़ी नहीं होती है, हमेशा सीधी होती है। और लाइन को हम दो कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। ठीक है। एक चीज और है, हम इसको ऐसे भी दे सकते हैं, स्मॉल लेटर पूरी लाइन को नाम दे सकते हैं। जैसे कि लाइन एल, बट ये स्मॉल होना चाहिए। तो अभी हमने इस पूरी लाइन का नाम एक दे दिया, लाइन एल। ठीक है। ये हर जगह नहीं चलेगा, ये वैसे चल जाएगा, बट नॉर्मली हम इसको यूज करेंगे। ठीक है। कहीं भी कोई भी लाइन लिख रहे होंगे तो हम इस तरीके से लिखने का काम करेंगे। ठीक है। कहीं कहीं यूज होता है, वो हम देख लेंगे बाद में। तीसरा बात इसमें आती है लाइन सेगमेंट, रेखाखंड। रेखाखंड क्या होता है? देखो, खंड का मतलब क्या है? पार्ट। सेगमेंट का मतलब क्या है? पार्ट। तो लाइन का एक पार्ट, एक टुकड़ा। लाइन का एक पार्ट, एक टुकड़ा मान लेते हैं ये है।
ये टुकड़ा है, कहाँ से टुकड़ा है, शुरू है मान लो ए से और एंड है हमारा बी पे। देखो टुकड़ा है तो हमें इसके एंड पॉइंट शुरू कहाँ से है और खत्म कहाँ पर है वो हमें पता होगा। ठीक है, तो लाइन सेगमेंट का एक छोटा सा टुकड़ा है लाइन का। ठीक है, एक छोटा सा टुकड़ा है लाइन का जिसका हमें शुरुआत का बिंदु पता है और एंड का बिंदु भी पता है। लाइन में हमें शुरुआत का बिंदु या एंड का बिंदु नहीं पता है, हमें बस बीच के कोई दो बिंदु पता है, उससे हमने नाम दे दिया है। अब ये एक इधर भी जा रहा है तो इधर कौन सा एंड होगा पता नहीं, बी इधर भी जा रहा है इधर कौन सा एंड होगा पता नहीं, बट लाइन सेगमेंट में हमारा एंड दोनों पता है, ए पता है और बी पता है। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, लाइन सेगमेंट ए बी। ठीक है, सिंपल, कोई एरो नहीं, कोई एरो नहीं देना है। ठीक है, नॉर्मली आप इस एरो को ना दिखाओ तो कोई दिक्कत, मतलब इस लाइन को आप ना दिखाओ तो कोई दिक्कत नहीं है, बट लिखने का एक तरीका है, ए से शुरू है और बी पे खत्म है, दैट्स इट। ठीक है, कोई एरो नहीं, लाइन सेगमेंट हो गया। ठीक है, क्लियर है ये तीन बातें। ठीक है, आगे देखते हैं। एक बात आती है आपकी रे, तू है मेरी किरण, जादू तेरी नजर। बल्ब देखा आपने, एलईडी देखी है, कोई भी है, या सूरज देखा है आपने, सूरज से रे निकल रही हैं या बल्ब से रे निकल रही हैं, किरणें निकल रही हैं, कहाँ जा रही हैं पता है आपको, नहीं पता। कहाँ से निकल रही हैं ये पता है, कहाँ से निकल रही हैं ये पता है, बट कहाँ जा रही हैं ये पता नहीं है। तो रे के साथ भी हमारा यही है कि हमें स्टार्टिंग पॉइंट तो पता है बट एंड कहाँ पर है वो पता नहीं है। तो एक ऐसी लाइन जिसका हमें स्टार्टिंग पॉइंट पता हो कि ए से शुरू हो रही है और ये बी की तरफ जा रही है, किधर तक जा रही है, कहाँ जा रही है, कहाँ इसका एंड है वो हमें पता नहीं है। मतलब समझ रहे हो कि शुरुआत स्टार्टिंग पॉइंट तो पता है बट एंड पॉइंट हमको पता नहीं है। ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे किरण, रे, और इसको हम इस तरीके से लिखेंगे, बी की तरफ आ रहा है, मतलब बी की तरफ जा रही है, ए से शुरुआत है, स्टार्टिंग पॉइंट ए है, बी की तरफ जा रही है। इसको आप अलग करके भी लिख सकते हो, मतलब उल्टा करके भी लिख सकते हो, बी ए भी लिख सकते हो, बट एरो चेंज हो जाएगा, मतलब एरो जो है उसके अकॉर्डिंग देंगे। बी की तरफ जा रही है तो बी की तरफ जा रही है। ठीक है, तो ऐसे लिख लो या ऐसे लिख लो, ऐसे इसको भी है यहाँ पे। ठीक है, ए बी को आप बी ए भी लिख सकते हो और इसको भी आप बी ए लिख सकते हो। क्लियर है, ये चार पॉइंट, ये चार पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इन्हीं चार पॉइंट से देखो क्या क्या बनेगा। क्लियर है, पॉइंट, लाइन, लाइन सेगमेंट, रे, इतना समझ लो ज्योमेट्री आपकी झोली में। अच्छा, एक बात याद रखना, पॉइंट में जितना पतला पेन का टिप होगा उतना ही पतला पॉइंट बनेगा, जितना मोटा होगा उतना ही मोटा बनेगा। पेंसिल से बनाओगे तो फिर और पतला बनेगा। ठीक है, समझ पा रहे हो। अब पॉइंट कुछ भी हो सकता है। ठीक है, हाथी का पैर रख दिया कहीं तो वो भी एक पॉइंट ही है, बट वो बहुत बड़ा है। अब धरती पे तो जमीन पे अगर बनेगा तो एक तो पॉइंट बन गई। मान लो आप हाथी आया, हाथी ने पैर रख के चला गया, अब आप नाप रहे हो कि एक पैर और दूसरे पैर के बीच की दूरी कितनी है तो आप क्या है, आप उसके जो पैर के जो निशान हैं जो इतने बड़े से हैं उसी को तो मानोगे पॉइंट, वहीं से तो दूसरे पॉइंट तक नापोगे। हाँ, तो ये जो बिंदु है इसका कोई वो नहीं है कि इतना मोटा हो सकता है इतना पतला हो सकता है, ये कैसे भी हो सकता है। ठीक है, वो डिपेंड करता है हम किस लेवल पे नाप रहे हैं। ठीक है, तो उस चीज का ध्यान रखना है आप। बिंदु की कोई मोटाई नहीं होती है, कोई लंबाई नहीं होती है। ठीक है, बिंदु अपने आप में बिंदु है। ठीक है, कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं ये देख लेते हैं। ठीक है, कोलिनियर पॉइंट्स होते हैं तीन या तीन से ज्यादा पॉइंट, तीन या तीन से ज्यादा पॉइंट जो एक ही लाइन में पड़े, जो एक ही लाइन में आ जाए उसको हम कोलिनियर पॉइंट कहते हैं। जैसे मान लेते हैं ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है। ठीक है, तीन है या तीन से अधिक पॉइंट है, अगर मैं ऐसी लाइन खींचता हूं तो अगर ये एक ही लाइन में आ जाए, एक ही लाइन में आ जाए, स्ट्रेट लाइन में आ जाए, तो ये तीनों पॉइंट आपके कोलिनियर पॉइंट्स कहलाए जाएंगे, सरेखीय बिंदु कहलाए जाएंगे, मतलब एक ही रेखा में है। ठीक है, तीन या तीन से ज्यादा, दो की बात नहीं, दो तो हमेशा एक लाइन में ही होते हैं, समझ पा रहे हो। दो बिंदु तो हमेशा एक लाइन में होती है, दो से तो उनकी आइडेंटिटी बनती है, लाइन की आइडेंटिटी ही दो पॉइंट से बनती है, तो दो बिंदु तो हमेशा लाइन में होंगे ही होंगे, कोई से भी ले लो। बात है यहाँ पे तीन या तीन से अधिक की, तीन या तीन से ज्यादा बिंदु अगर एक ही लाइन में आ रहे हैं तो उन पॉइंट्स को हम सरेखीय बिंदु, कोलिनियर पॉइंट्स कहेंगे। तो यहाँ पे ए बी सी जो है वो आपके क्या है, कोलिनियर पॉइंट्स हैं। और अगर ऐसा नहीं है तो वो आपके नॉन कोलिनियर होंगे।
असरेखीय बिंदु, ठीक है, जैसे ये है। कितनी भी कोशिश कर लो, ये पॉइंट जो है तीनों आपके एक ही लाइन में तो नहीं आ सकते। अगर आप ऐसे बनाओगे तो वो छूट जाएगा, अगर आप ऐसे बनाओगे तो ये छूट जाएगा, अगर आप ऐसे बनाओगे तो ये छूट रहा है। तो ये तीनों पॉइंट क्या है, एक लाइन में नहीं है। मतलब ये पॉइंट जो है, जब मान लेते हैं सी है, डी है, ई है, तो ये जो पॉइंट है आपके वो क्या है, नॉन कोलिनियर है, असरेखीय बिंदु है, ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए एंगल्स की बात करते हैं। कोण, एंगल्स क्या है? एंगल्स आपके बनते हैं रेज के बीच, किरणों के बीच। जब भी किसी चीज से दो किरणें निकलती हैं तो उनके बीच में एंगल होता है। कैसे एंगल होता है, क्या होता है, आइए समझें। मान लेते हैं ये कोई सोर्स है, ये कोई बल्ब है, यहां से दो किरणें निकली हैं। किरणें बहुत सारी निकल रही होंगी, बट हम दो मान के चल रहे हैं। एक मान लेते हैं इस डायरेक्शन में, ये बिंदु का नाम देते हैं, मान लेते हैं ओ है। ये ए की तरफ एक किरण जा रही है, एक मान लेते हैं ये बी की तरफ जा रही है। तो यहाँ पे दो किरणें हैं, कौन कौन सी, एक तो ओ ए किरण है और एक ओ बी किरण है। आप चाहो तो ये बना सकते हो, ठीक है। ओ ए किरण है और ओ बी किरण है। एंगल क्या होता है, एंगल होता है कि एक किरण के अकॉर्डिंग, एक रे के अकॉर्डिंग दूसरी रे जो है कितनी रोटेट हो रखी है, कितनी घूमी हुई है। समझ पा रहे हो, ये है ऐसे, यहां से ये कितनी घूमी हुई है, कितना इस पर रोटेशन आ रखा है, उसकी नाप को, उसकी मेजरमेंट को हम कोण कहते हैं, एंगल कहते हैं। तो अगर हम ओ ए के अकॉर्डिंग नापे तो ओ ए के अकॉर्डिंग ये चीज जो है इतनी घूमी हुई है, इतनी घूम के ये चीज इतनी दूर चली गई है। तो अभी इसकी जो नाप है, इस घुमाव की, इस रोटेशन की, इसी को हम एंगल या कोण कहते हैं, और इसको हम डिग्री में नापेंगे। अब ये क्या होता है वो हम देखेंगे। समझ पा रहे हो, ये हमारी एक साइड है, इसको हम इनिशियल साइड ले सकते हैं क्योंकि हम इसके द्वारा नाप रहे हैं, और इसको हम टर्मिनल साइड ले सकते हैं क्योंकि इसके द्वारा हम नाप रहे हैं, ठीक है। तो इनिशियल साइड और टर्मिनल साइड हमारी दो होती हैं, ठीक है। इनिशियल साइड के अकॉर्डिंग हमारी टर्मिनल साइड जो है वो कितनी घूमी हुई है, कितना रोटेट हुई है, उसकी मेजरमेंट को हम एंगल कहते हैं, कोण कहते हैं। कोण के प्रकार, इन्होंने कहा कि अगर एक लाइन ऐसी हो और एक दूसरी लाइन या एक रे ऐसी हो, ठीक है, इस तरीके से, और इस रे पे एक दूसरी रे स्टैंड कर रही हो, खड़ी हो। समझ पा रहे हो, एक रे के ऊपर दूसरी रे जो है खड़ी हो, एक रे लेटी हो और एक रे खड़ी हो, स्टैंड कर रही हो। तो इन दो रे के बीच जो एंगल बनता है वो आपका 90 डिग्री का बनता है, ऐसा माना गया। दैट्स इट, 90 डिग्री का बनता है। अब हम इस पार्ट के 90 भाग करेंगे तो एक पार्ट जो भी आएगा वो हमारा 1 डिग्री कहलाएगा। समझ पा रहे हो, और इस 90 डिग्री वाले एंगल को हम बोलते हैं राइट एंगल। क्या बोलते हैं, राइट एंगल, समकोण, जो कि होता है 90 डिग्री का, ठीक। समझ में आया राइट एंगल क्या है? राइट एंगल है कि जब भी एक रे दूसरी रे पे खड़ी होती है तो उसके बीच जो एंगल बनता है वो हमारा राइट एंगल बनता है, जिसको हमने 90 डिग्री का कहा है, ऐसा माना जाता है। क्लियर है? आइए अब और देख लेते हैं टाइप्स ऑफ एंगल, बहुत सारे हैं आपके। एक ऐसा एंगल जो 90 डिग्री से कम हो, जो 90 डिग्री से कम हो, लेस देन 90 डिग्री से कम, जैसे ये मान लेते हैं 45 डिग्री 90 से कम है, ये मान लेते हैं 60 डिग्री 90 से कम है, ठीक है, 89 डिग्री 90 से कम है, 30 डिग्री, ये एंगल का साइन है, ठीक है, ये एंगल का साइन है। जब भी हम एंगल लिखेंगे तो ये साइन लगा के हम लिखेंगे, ठीक है। तो लेस देन 90 डिग्री से कम इस तरीके से हो गया। तो ये इस एंगल को जो 90 डिग्री से कम होगा उसको हम बोलेंगे एक्यूट एंगल, बहुत ही एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल मतलब न्यून कोण, न्यून मतलब छोटा है जो, न्यून कोण, ठीक है। कोई भी एंगल जो 90 डिग्री से कम है उसको हम एक्यूट एंगल, न्यून कोण कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका दूसरा, राइट एंगल हमने पढ़ लिया है, 90 डिग्री के बराबर होता है। एक ऐसा एंगल जो 90 डिग्री से ज्यादा हो बट 180 डिग्री से कम हो,
समझ पा रहे हो, 90 डिग्री से 180 डिग्री से कम हो, तो ऐसे एंगल को हम बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। अधिक कोण, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारा ये है, मान लेते हैं 120 डिग्री का है, 90 डिग्री से ज्यादा है, 180 डिग्री से कम है, तो ये क्या है, ऑब्ट्यूज एंगल है, अधिक कोण है, ठीक है। ऐसे ही हमारा 135 डिग्री, 150 डिग्री, 179 डिग्री, ठीक है, ये सारे एंगल क्या है, हमारे ऑब्ट्यूज एंगल है, अधिक कोण है। क्लियर है। और इसके साथ ही हम देख लेते हैं एक हमारा, एक ऐसा एंगल जो ठीक 180 डिग्री का हो, जैसे ये हमारा है 90 डिग्री का, ठीक 90 डिग्री, ना कम ना ज्यादा, तो उसको हम बोलते हैं राइट एंगल। और एक ऐसा एंगल जो ठीक आपका 180 डिग्री का हो, इसको हम बोलते हैं स्ट्रेट एंगल। हिंदी में इसको कहते हैं ऋजु कोण। और इसमें क्या होता है, इसमें ऐसा होता है कि जब एक रे दूसरे रे के ठीक अपोजिट हो जाए, तो उन दो रे के बीच में जो एंगल बनता है वो हमारा 180 डिग्री का होता है। जैसे कि ये एक रे मान लेते हैं ये है, ठीक है, एक ही तरफ जा रही है, वो पॉइंट है, और दूसरी रे जो है इस साइड गई है, ठीक इसके अपोजिट सामने, तो ये जो एंगल हमारा बन रहा है, ठीक है, इनके बीच जो रोटेशन है, घुमाव है, इसको हम बोलेंगे 180 डिग्री का है। आधा सीधी अगर रेखा खड़ी होगी तो 90 डिग्री बनेगा, अब ये इधर से वापस लेट गई तो 90 डिग्री इधर भी हो गया, तो 90 और 90 180 हो गया, और इसी को हम बोलेंगे स्ट्रेट एंगल ऋजु कोण। समझ में आ रहा है। इसके बाद आता है आपका एक रिफ्लेक्स एंगल, हिंदी में इसको कहते हैं प्रतिवर्ती कोण। रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, रिफ्लेक्स एंगल होता है 180 से ज्यादा हो, 360 डिग्री से कम हो। समझ पा रहे हो, 180 डिग्री से ज्यादा हो, 360 डिग्री से कम हो, उसको हम रिफ्लेक्स एंगल कहेंगे, ठीक है। जैसे कि मान लेते हैं ये है, अभी हमारा सीधा वापस जाएगा तो वो 180 बनेगा, हम इसको नीचा कर लेते हैं, तो यहां से जो एंगल हमारा बन रहा है ये, अब ये क्या है, ये 180 से ज्यादा है, और 360 वापस घूम के पूरा बनेगा, उससे कम ही है हमारा, तो ये जो एंगल है मान लेते हैं ये हमारा जो है 210 डिग्री का है, तो ये एंगल जो हमारा है 210 डिग्री का, वो क्या है, रिफ्लेक्स एंगल है, या 270 डिग्री का है रिफ्लेक्स एंगल है, या 350 डिग्री का है रिफ्लेक्स एंगल है, ठीक है, प्रतिवर्ती कोण हम कहेंगे। और एक लास्ट आ जाता है आपका कंप्लीट एंगल, पूर्ण कोण। कोई एक ऐसी रे जब पूरा घूम के टर्न होके, मतलब यहां से चलेगी, इस रे से दूसरी रे चलनी शुरू हुई, घूम के वापस इसी लाइन पे आ गई, ठीक है, मतलब यहां से ऐसे घूम के वापस आ गई, तो ये पूरा एंगल बन गया हमारा 360 डिग्री का। मतलब एक चक्कर, जैसे हम एक रोटेशन कहते हैं, घड़ी होती है, मान लो कोई घड़ी जो है 12 से शुरू हुई चल के और पूरा चक्कर लगा के 12 पे आ गई, तो मतलब उसने 360 डिग्री का चक्कर लगाया है, एक पूरा चक्कर, एक पूरा रोटेशन हो गया है, 360 डिग्री वो रोटेट हुई है, उसी को हम कहेंगे कंप्लीट एंगल, कि उसने एक पूर्ण कोण कंप्लीट किया है, ठीक है। और इसके साथ ही एक सबसे पहले स्टार्टिंग में जाता है जीरो एंगल, शून्य कोण, ठीक है, शून्य कोण जीरो है जब कोई रे उसी रे पे हो, ठीक है, और घूमी भी नहीं है, तो इसका कोई सिंपल वैसा बनेगा नहीं, सिंपल यही रहेगा आपका, ठीक है, ये इक्वल टू जीरो होता है, ठीक है, 0 डिग्री, तो इनका इतना ज्यादा यूज आएगा नहीं, बट अभी देख लो ये, ठीक है। अच्छा, इसके साथ साथ दो कोण और होते हैं, मैं उसकी बता दूं, फिर हम देखेंगे कोण का नाम कैसे देते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, हिंदी में कहते हैं इसको पूरक कोण। कोई भी दो एंगल जिनका टोटल 90 डिग्री हो,
समझ पा रहे हो? कोई भी दो एंगल जिनका टोटल 90 डिग्री हो तो उन दो एंगल को हम एक दूसरे का पूरक कोण मतलब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल 30 डिग्री और 60 डिग्री जोड़ूंगा तो 90 आएगा, तो ये दोनों एंगल आपके एक दूसरे के क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री है, पूरक कोण है। 45 45 एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं, जोड़ के 90 आ रहा है। 10 डिग्री 80 डिग्री एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं, जोड़ के 90 आ रहा है। कोई भी दो एंगल जिनका टोटल 90 डिग्री हो उनको हम उन दो एंगल्स को एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। मतलब 30 का कॉम्प्लीमेंट्री 60 है, 60 का कॉम्प्लीमेंट्री 30 है, 45 का कॉम्प्लीमेंट्री 45 ही है, 80 का कॉम्प्लीमेंट्री 10 है, 10 का कॉम्प्लीमेंट्री 80 है, 20 का कॉम्प्लीमेंट्री 70 है, 70 का कॉम्प्लीमेंट्री 20 है। ठीक है, और इसके साथ ही इसका जाता है एक बड़ा भाई, इसका नाम है सप्लीमेंट्री। सोचो बड़ा भाई क्या होगा? जी हाँ बिल्कुल सही सोच रहे हैं, 180 का। जैसे इसमें टोटल करके 90 आ रहा है, वैसे इसमें करके अगर 180 आए तो वो बड़े भाई होते हैं, मतलब सप्लीमेंट्री एंगल होंगे। ठीक है, एंगल ए और एंगल बी, कोई भी दो एंगल जिनका टोटल 180 हो तो वो एक दूसरे के सप्लीमेंट्री माने जाते हैं। जैसे कि मान लेते हैं 120 डिग्री और 60 डिग्री, ये एक दूसरे के सप्लीमेंट्री है, संपूरक है, टोटल करोगे 180 आएगा। 120 का सप्लीमेंट्री 60 है, 60 का सप्लीमेंट्री 120 है, 90 का ही सप्लीमेंट्री होता है। ठीक है, ऐसे कुछ भी ले सकते हो, 180 हो जाएगा, 70 डिग्री का 110 डिग्री हो जाएगा। तो ये जो आपके एंगल हैं, दो दो जोड़े जो बने हैं आपके, ये सारे आपके सप्लीमेंट्री एंगल हैं। क्लियर है? ये थी एंगल की कहानी। ठीक है, अभी और भी बहुत सारे एंगल आएंगे। ठीक है, फिलहाल ये कुछ डिग्री के बेस पे एंगल थे। ठीक है, अब हम देखते हैं कि एंगल को नाम कैसे देते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। कोण को नाम देना, जैसे हमने पॉइंट को नाम दिया था, हमें पता है कि पॉइंट को हम सिंगल एक लेटर से, कैपिटल लेटर से नाम देते हैं, जैसे पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी। लाइन को हम दो लेटर से नाम देते हैं, लाइन ए बी, लाइन सी डी, इस तरीके से। और कभी कभी हम एक सिंगल स्मॉल लेटर से भी नाम दे देते हैं लाइन का। ठीक है, अब हम देखेंगे कि कोण को हम नाम कैसे दें। चलिए, मान लेते हैं ये दो रे हैं, ओ ए और ओ बी। अच्छा, ये जो रे हैं इनको हम यहाँ पर आर्म भी कहेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे? आर्म, साइड। तो ओ ए या ओ बी हमारे क्या है? आर्म्स हैं, हिंदी में बोलते हैं भुजाएं। ठीक है, आप साइड भी कह सकते हो। ठीक है, चलेगा। जहां से रे निकल रही हैं, जहां पे ये दोनों लाइन मिल रही हैं, उसको हम वर्टेक्स कहेंगे, शीर्ष कहेंगे। ठीक है, शीर्ष। ठीक है, तो वो हमारा क्या है? शीर्ष है। नाम कैसे देते हैं देखिए, वैसे तो हम जहां पे एंगल बना है, जिस शीर्ष पे एंगल बना है, हम उसी शीर्ष के नाम से एंगल का नाम दे सकते हैं, एंगल ओ। बट हर जगह ये चीज नहीं चलती है। ठीक है, अभी हम देखेंगे कैसे एंगल ओ नाम दिया जा सकता है इस एंगल को। कुछ लोग ऐसे करते हैं कि अलग से नाम दे देते हैं, जैसे 1 लिख दिया यहाँ पे, तो वो एंगल 1 भी कह सकते हैं। अभी एंगल 1 का मतलब सिर्फ ये एंगल, मतलब ये एंगल है। ठीक है, ये भी काफी हद तक हिट है, बट क्लियर क्रिस्टल जो है आपका, ठीक है, जिससे बिल्कुल डाउट हो ही नहीं सकता, चाहे जितने आपके एंगल एक ही जगह पर बने हो, कोई डाउट नहीं होगा। वो इस तरीके से है कि हम क्या करते हैं कि जहां से एंगल जो दो लाइन है, उन दो लाइंस की हेल्प से हम एंगल का नाम देंगे। कैसे? जहां पे एंगल बना है उसको हम बीच में रखेंगे ओ, और एक रे का एंड पॉइंट और दूसरी रे का एंड पॉइंट हम इस साइड रख लेंगे, जैसे कि ए ओ बी, मतलब ए ओ बी एंगल का नाम हो गया। यहाँ शुरू है इस लाइन से, ए ओ बी मतलब ये एंगल। ठीक है, इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो, एंगल बी ओ ए, एक ही बात है। समझ पा रहे हो? अब ये इतना अच्छा तरीका है नाम देने का कि अगर एक ही जगह पे एंगल बने हो तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगी। इसमें कंफ्यूजन हो सकती है बट इसमें नहीं होगी। ठीक है, तो आप इस तरीके से जो एंगल आप कंसीडर कर रहे हो उसका नाम आप इस तरीके से दे सकते हो। देखो एक और देख लेते हैं, मान लेते हैं जैसे यही दे रखा है हमारा
मान लो मुझे इस एंगल का नाम देना है, सिर्फ इस एंगल का, ठीक है। तो अभी आप यहाँ पे एंगल ओ नहीं लिख सकते हो, क्योंकि एंगल ओ लिखोगे तो कंफ्यूजन हो गई। कंफ्यूजन क्या हो गई कि ओ एंगल कौन सा है, ये वाला इतना, या फिर ये वाला इतना, या फिर ये वाला इतना, कौन सा। तो यहाँ पे एक लेटर से काम हमारा नहीं चलेगा, मतलब ये हर जगह हम यूज नहीं कर सकते। समझ पा रहे हो। एंगल 1 2 3 इस तरीके से हम नाम दे सकते हैं, बट इनमें भी एक तरह का कंफ्यूजन हो जाती है, ठीक है। कि जैसे हमने मान लो इसको एंगल दे दिया 1 और इसको दे दिया हमने एंगल 2, ठीक है। अब इस पूरे को देंगे हम एंगल 3, ठीक है। तो यहाँ पे भी ठीक है, एंगल 1 मतलब हम इसकी बात कर रहे हैं, एंगल 2 मतलब हम इसकी बात कर रहे हैं, और एंगल 3 मतलब हम इस एंगल की बात कर रहे हैं, ठीक है। बट यहाँ पे सबसे अच्छा तरीका है कि एंगल 1 को हम, एंगल 1 कहाँ से कहाँ तक है वो देखिए, ये एंगल है, कौन कौन सी दो रे हैं, एक तो ये रे है और एक हमारी ये रे है, इनके एंड पॉइंट्स होते हुए दे दो नाम, तो इसका नाम हो जाएगा बी ओ सी। ध्यान ये रखना है कि जहां पर एंगल बना है, जो वर्टेक्स हमारा, उसको हमेशा बीच में रखना है बस, ठीक है। बी ओ सी या सी ओ बी, एक ही बात है, सी ओ बी एक ही बात है। एंगल 2 का नाम दे सकते हो, बताओ क्या होगा, तो एंगल ए ओ बी हो जाएगा हमारा, या एंगल बी ओ ए भी लिख सकते हो आप। एंगल 3 का नाम, 3 का है, ये है, तो ये कौन कौन सी दो रे के बीच में है, एक तो ये वाली और एक ये वाली, तो नाम क्या हो जाएगा, ए ओ सी या फिर सी ओ ए। इस तरीके से हम नाम देते हैं एंगल का। क्लियर है, बताइए। नाम दे सकते हो एंगल का, एंगल का नाम देना बहुत सिंपल है, ठीक है। सबसे अच्छा तरीका ये 3 लेटर से जो डिनोट हो रहा है हमारा, वो सबसे अच्छा तरीका है, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रहती है, ठीक है। सीधा सीधा हमें पता चलता है कि हम किस एंगल की बात कर रहे हैं, ठीक है। चलिए एक और यहाँ पर देख लेते हैं। मान लेते हैं एंगल कुछ ऐसा बना हुआ है, ध्यान दीजिए कि एंगल तो दोनों तरफ से हो सकते हैं ना, मतलब एंगल इधर से भी हो सकता है, ये एंगल इधर से भी हो सकता है, ठीक है। तो दोनों का नाम बी ओ ए तो नहीं हो सकता, दोनों का नाम बी ओ ए ही होगा या ए ओ बी होगा, बट हम एक फर्क रखेंगे। अगर हम एंगल ए ओ बी बोले और रिफ्लेक्स एंगल ए ओ बी बोले, तो दोनों में फर्क है। ए ओ बी मतलब जो 180 डिग्री से कम है, वो उस एंगल का नाम ए ओ बी माना जाएगा, मतलब ये वाला जो एंगल है हमारा, जो कि 180 डिग्री से कम है, क्योंकि इधर से नापा जाए तो क्या है, 180 से कम ही पड़ेगा, क्योंकि 180 तब होगा ना जब ये लाइन हमारी ऊपर जाएगी और ये 180 बनेगा, तो ये 180 से कम है, तो इस एंगल का नाम हम एंगल ए ओ बी दे सकते हैं। मतलब मान लेते हैं 1 है, तो एंगल 1 हमारा जो है एंगल ए ओ बी है। और क्योंकि ये वाला एंगल जो है ए ओ बी, ये एंगल जो है बड़ा है 180 से, इसलिए हमने इसके आगे रिफ्लेक्स एंगल ए ओ बी लिखा है, ठीक है। तो इसको आप शॉर्ट में इस तरीके से लिख सकते हो कि रिफ्लेक्स एंगल ए ओ बी। अभी रिफ्लेक्स आपने वर्ड लगा दिया, तो इसका मतलब यह है कि 180 से बड़ा एंगल है, उसको हम जो बड़ा दिख रहा होगा उसकी बात करेंगे, ठीक है। तो ये तरीके हैं कुछ आपके एंगल्स के नाम देने के, ठीक है, इसको आप समझ लें अच्छे से। चलिए अब हम लाइंस की बात कर लेते हैं, 2 लाइंस। अगर हम एक प्लेन पेपर पे 2 लाइंस बनाते हैं तो कितनी चीजें हो सकती हैं। तो पहला तो यही है कि हो सकता है कि लाइन जो है आपकी कभी ना काटे, मतलब पैरेलल जाए। ऐसी लाइंस को जो कभी ना मिले उनको हम पैरेलल मतलब समांतर रेखाएं कहते हैं, पैरेलल लाइंस, ठीक है। इनके बीच की दूरी हर जगह सेम होती है, इसलिए पैरेलल लाइन है, और ये कभी नहीं मिलेगी। लाइन का मतलब समझ रहे हो कि कोई एंड नहीं है, तो चाहे इतना आगे बढ़ा लो ये कभी नहीं मिलेगी। जैसे कॉपी में आपकी लाइन होती है तो उनको आप कितना भी आगे बढ़ा लो कभी नहीं मीट करेंगे, तो ऐसी लाइन को हम पैरेलल लाइन कहते हैं। दूसरा ये है कि अगर काट रही हूँ तो इस लाइन को हम, इन लाइंस को, ये जो पेयर है हमारा, इसको हम इंटरसेक्टिंग लाइंस कहते हैं। इंटरसेक्टिंग लाइन, प्रतिच्छेदी रेखाएं। ये काट रही हैं, कहीं ना कहीं मिल रही है, ठीक है। ये लाइन भी हमारी इंटरसेक्टिंग बोली जाएंगी, ठीक है। अब ये मत बोलना कि ये काटती नहीं है, आपको पता है कि लाइन का कोई एंड नहीं होता है, तो हमने बनाई इतनी है, बट ये लाइन आगे जा रही है, ठीक है। और आगे जाएंगे तो ये कहीं ना कहीं इधर इधर मिल जाएंगे, ठीक है, क्योंकि इनका शकल ही कुछ ऐसा है, ठीक है। तो ये है इंटरसेक्टिंग लाइन।
प्रतिच्छेदी रेखाएं कहते हैं। और तीसरा आपका एक ये आता है लाइन के ऊपर लाइन हो, जो कि पॉसिबल नहीं होता, बट फिर भी मान लेते हैं लाइन के ऊपर लाइन, तो उसको हम कोइंसिडेंट लाइंस कहते हैं, संपाती रेखाएं कहते हैं। और एक और है, तीन या तीन से ज्यादा लाइन जो एक ही पॉइंट से होके जा रही हो, इस तरीके से एक ही पॉइंट कॉमन, तीन या तीन से ज्यादा, 3 और मोर देन 3, ऐसी लाइंस को हम बोलते हैं कंकरेंट लाइंस कहते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये है कुछ बेसिक आपका ज्योमेट्री का, ठीक है। आगे हम नेक्स्ट पार्ट में आगे आपके लिए लेके आएंगे कुछ और एंगल्स के बारे में और कुछ बातें और देखेंगे हम। तब तक के लिए तो ये थी कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स एंड डेफिनेशन बेसिक ज्योमेट्री के, ठीक है। आपको कैसे लगे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर पसंद आया आपको तो वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।